हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका गुरुजी आईएएस में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण केशवानंद भारती मामले की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद जब भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया तो एक सवाल सबसे अहम था कि क्या इस देश का भविष्य कानून से बंधा होगा या सत्ता की मर्जी से तय होगा। संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट किया था कि भारत का संविधान सर्वोच्च होगा और उसकी आत्मा ही भारत की आत्मा बनेगी। संविधान को लिखते समय डॉक्टर अंबेडकर और उनकी समिति ने एक ऐसा दस्तावेज रचा जो न केवल जनता के अधिकारों की रक्षा करता था बल्कि सरकार को भी कुछ तय सीमाओं में रखता था। लेकिन यही सीमाएं कुछ वर्षों के बाद सवालों के घेरे में आ गई। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर 1970 तक भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदली। खासकर भूमि सुधार कानूनों को लेकर राज्यों में बड़े बदलाव किए गए। सरकार ने बड़े जमींदारों और मठों से जमीन छीनकर गरीबों में बांटने की नीति अपनाई। यह नीति सामाजिक दृष्टि से जरूरी थी, लेकिन इससे कई धार्मिक संस्थाएं, मठ और व्यक्तिगत संपत्तिधारी असहमत थे। इनमें से एक व्यक्ति थे स्वामी केशवानंद भारती। वे केरल के एक हिंदू मठ एडनियर मठ के प्रमुख थे। जब केरल की सरकार ने उनके मठ की जमीन भूमि सुधार कानून के तहत अधिग्रहित करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया। स्वामी केशवानंद भारती ने महसूस किया कि यह केवल जमीन का मामला नहीं है बल्कि एक बड़ी संवैधानिक लड़ाई का हिस्सा है। क्या सरकार के पास यह अधिकार है कि वह लोगों के मौलिक अधिकारों को संसद के माध्यम से समाप्त कर सके? यह सवाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक खींच लाया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 14, 19 और 31 जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दाखिल की। इससे पहले भी संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनती रही थी। 1951 में जब पहला संविधान संशोधन लाया गया तभी यह संकेत मिलने लगे थे कि संसद अपने अधिकारों का विस्तार करना चाहती है। आगे चलकर 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस ने इस बहस को और गहरा कर दिया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती। यह फैसला तत्कालीन सरकार को अस्वीकार्य लगा। तब सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश की। इंदिरा गांधी की सरकार ने इस उद्देश्य से संविधान में 24वां, 25वां और 29वां संशोधन किया, जिनका मकसद था कि संसद को यह अधिकार हो कि वह संविधान के किसी भी हिस्से को जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हों संशोधित कर सके। इसका सीधा असर यह था कि जनता के मौलिक अधिकार अब संसद की इच्छा पर निर्भर हो सकते थे। यह स्थिति लोकतंत्र और संविधान की स्थिरता के लिए गंभीर खतरे की तरह देखी गई। स्वामी केशवानंद भारती की याचिका उस समय आई जब देश में सत्ता और संविधान के बीच लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया और भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। इस पीठ में 13 जजों को शामिल किया गया था, जो अब तक किसी भी मामले में सबसे बड़ी संख्या थी। यह पीठ सिर्फ एक जमीन के टुकड़े या किसी मठ के अधिकार की बात नहीं कर रही थी, बल्कि यह तय करने जा रही थी कि संसद की शक्ति की सीमा क्या होगी। इस सुनवाई में केंद्र सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल एन नटराजन और सॉलिसिटर जनरल लाल नारायण सिन्हा ने रखा। सरकार ने यह तर्क दिया कि संसद सर्वोच्च है और उसे संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार है, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को हटाने या सीमित करने का अधिकार भी है। उनका कहना था कि अधिकार संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को दिया गया है और उस पर कोई रोक नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील नानी पालखीवाला और फली नरीमन जैसे दिग्गज वकील खड़े थे। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह भारत के लोगों के बीच एक सामाजिक अनुबंध है। इसका मूल ढांचा, जिसमें लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता शामिल है, उनको संसद भी नहीं बदल सकती। अगर संसद को पूरी छूट मिल जाए तो वह संविधान को निरंकुश बना सकती है। सुनवाई कई महीनों तक चली। यह कानूनी, दार्शनिक और संवैधानिक तर्कों की एक गहरी लड़ाई बन गई थी। जजों को तय करना था कि संसद संविधान से ऊपर है या संविधान संसद के ऊपर है। जब सभी पक्षों की दलीलें पूरी हुई तो 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 24 अप्रैल 1973 की सुबह भारत के संवैधानिक इतिहास की सबसे निर्णायक सुबह थी।
सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीशों ने महीनों की गहन सुनवाई और विचार के बाद जो फैसला सुनाया वह न केवल संसद की ताकत को सीमित करता था बल्कि भारत में संविधान की आत्मा को स्थायी रूप से सुरक्षित कर देता था। इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने 7-6 के बहुमत से कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। यह पहला अवसर था जब भारतीय संविधान के भीतर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल संरचना सिद्धांत को न्यायिक मान्यता दी गई। यह निर्णय अपने आप में अत्यंत सूक्ष्म था, क्योंकि कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह अधिकार असीमित नहीं है। न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना, जिनकी एकल राय ने बहुमत को निर्णायक बनाया, उन्होंने बहुत ही सरल और दृढ़ शब्दों में कहा कि संविधान को नष्ट करने की शक्ति संविधान निर्माताओं ने संसद को नहीं दी है। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के कुछ तत्व इतने मौलिक हैं कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता, चाहे संसद कितने ही बहुमत से निर्णय क्यों न ले ले। इस निर्णय में कई न्यायाधीशों ने व्याख्या की कि संविधान की मूल संरचना में कौन कौन सी चीजें आती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी निश्चित सूची की घोषणा नहीं की, लेकिन सभी न्यायाधीशों ने संकेत दिया कि लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन और संविधान की सर्वोच्चता जैसे तत्व संविधान की मूल आत्मा का हिस्सा हैं। इन्हें हटाना संविधान को नष्ट करने के समान होगा। इस फैसले ने न केवल एक कानूनी सिद्धांत स्थापित किया, बल्कि भारत में सत्ता के केंद्र संसद को भी पहली बार एक संवैधानिक सीमा में बांध दिया। अब संसद यह नहीं कह सकती थी कि उसे संविधान की जो भी व्याख्या करनी है वह अंतिम होगी। इस फैसले ने न्यायपालिका को यह अधिकार दे दिया कि यदि कोई संशोधन संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाता है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। सरकार इस फैसले से असंतुष्ट थी। इंदिरा गांधी की सरकार को लगा कि यह फैसला न्यायपालिका के द्वारा सत्ता में दखल का एक प्रयास है, लेकिन संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा करने वालों के लिए यह फैसला एक बड़ी जीत थी। यह एक ऐतिहासिक चेतावनी थी कि चाहे कोई भी सत्ता में हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। इस फैसले के तुरंत बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई। इंदिरा गांधी ने कुछ महीनों बाद न्यायमूर्ति एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जबकि वरिष्ठता में उनसे ऊपर 3 अन्य जज न्यायमूर्ति शेलत, हेगड़े और ग्रोवर मौजूद थे। यह नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गहरे प्रश्न चिन्ह छोड़ गई थी। इन तीनों वरिष्ठ जजों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। यह घटना न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम कार्यपालिका के दबाव की बहस को और तीखा कर गई। इस फैसले का प्रभाव केवल तत्काल नहीं था। अगले कुछ वर्षों में इंदिरा गांधी सरकार ने इस निर्णय को निष्प्रभावी करने और संसद को पूर्ण सर्वोच्चता देने के लिए कई प्रयास किए। इस उद्देश्य से 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसे इतिहास में सबसे विवादास्पद संशोधन में से एक माना गया। इस संशोधन में अनुच्छेद 368 में जोड़ा गया कि संसद को संविधान में कोई भी संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन मूल संरचना सिद्धांत पहले ही संविधान में एक अदृश्य सुरक्षा कवच के रूप में शामिल हो चुका था। जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार आई और 1977 में सत्ता बदली तो 42वें संशोधन के कई हिस्सों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 42वें संशोधन के विभाग जो संसद को असीम शक्ति देते हैं वे असंवैधानिक हैं। इस प्रकार केशवानंद भारती का फैसला भारत के संवैधानिक संतुलन की आधारशिला बन चुका था। इस फैसले ने भारतीय लोकतंत्र को केवल आज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित किया। यह तय हो गया कि चाहे संसद में कितनी भी बड़ी संख्या में बहुमत क्यों ना हो, संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही उन्हें बदला जा सकता है। भारत में पहली बार यह माना गया कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जिसकी आत्मा को बचाकर रखना हर संस्था की जिम्मेदारी है। केशवानंद भारती का यह फैसला न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में संवैधानिक कानून के छात्रों और विशेषज्ञों के लिए एक उदाहरण बन गया। कई देशों में इसे एक आदर्श के रूप में देखा गया कि किस प्रकार न्यायपालिका लोकतंत्र को निरंकुशता से बचा सकती है। लेकिन इस कहानी का सबसे मानवीय पहलू यह है कि यह निर्णय एक साधु के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का परिणाम था, जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनकी याचिका भारत की संवैधानिक नींव को हमेशा के लिए बदल देगी।
यह न्यायालय की शक्ति, संवैधानिक विवेक और जनता के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की एक ऐसी कहानी बन गई जो कभी पुरानी नहीं होगी। समय बीतता गया, लेकिन केशवानंद भारती का फैसला भारत के संवैधानिक ताने बाने में धीरे धीरे और गहराई से समाहित होता चला गया। यह फैसला जितना उस समय जरूरी था, उससे कहीं अधिक यह आने वाले दशकों में साबित हुआ कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए किसी कानून से अधिक उस पर न्यायपालिका की चौकसी अनिवार्य होती है। एक और जहां 42वां संविधान संशोधन संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, वही न्यायपालिका का यह सिद्धांत कि संविधान की मूल आत्मा को संसद नहीं छू सकती, धीरे धीरे एक मौन रक्षक के रूप में उभरने लगा। जब 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान संशोधन की शक्ति के ऊपर भी एक सीमा है, और वह सीमा है संविधान की मूल संरचना। न्यायालय ने कहा कि यदि संसद की संशोधन शक्ति असीम हो गई तो संविधान निरंकुशता का शिकार हो जाएगा और फिर वह संविधान नहीं रह जाएगा, एक राजनीतिक औजार बन जाएगा। इसके बाद आने वाले वर्षों में मूल संरचना सिद्धांत न केवल एक वैधानिक ढांचे का हिस्सा बना, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र के संरक्षण का सबसे प्रभावशाली साधन बन गया। हर बार जब कार्यपालिका या संसद ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की जिससे संविधान की आत्मा को खतरा हुआ, तो न्यायपालिका ने उसी सिद्धांत का सहारा लेकर संविधान को बचाया। 1994 में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है और कोई भी सरकार इसे खत्म करने की कोशिश नहीं कर सकती। इसी प्रकार 2007 में आईआर कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है यदि वे संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं। यह फैसला अब एक कानूनी सिद्धांत नहीं रह गया था, यह एक नैतिक और लोकतांत्रिक आधार बन चुका था। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता था कि देश के नागरिकों के अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता और कानून का राज सुरक्षित है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। यह सिद्धांत संविधान के भीतर वह आत्मा बन गया था जो सत्ता की कोई भी चालाकी भांपकर उस पर लगाम लगा सकता था। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो केशवानंद भारती के फैसले ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक नया संतुलन स्थापित किया। अब विधायिका यह जानती थी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति उसे दी गई है, लेकिन वह शक्ति अब निरंकुश नहीं रह गई है। उसे अब यह समझ आ गया कि अदालतें उसकी हर कोशिश पर नजर रखेंगी और यदि कोई संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा तो वह रद्द कर दिया जाएगा। यह संतुलन समय के साथ मजबूत होता गया। न्यायपालिका ने इस सिद्धांत को केवल रक्षात्मक हथियार की तरह नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा को बनाए रखने की एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। इस निर्णय ने देश के भीतर एक संवैधानिक चेतना को जन्म दिया। अब लोग समझने लगे कि उनका संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवित आत्मा है जो उनके अधिकारों, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देती है। इसके बावजूद यह फैसला आलोचनाओं से अछूता नहीं रहा। कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों और राजनेताओं का यह मानना था कि न्यायपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। उनका तर्क था कि संविधान बनाने और बदलने का अधिकार संसद को है और न्यायपालिका उस पर रोक नहीं लगा सकती। उनका यह भी कहना था कि मूल संरचना की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे यह एक व्याख्यात्मक सिद्धांत बन गया है और इससे न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति मिल गई है। लेकिन समय ने यह दिखा दिया कि यह सिद्धांत सत्ता का विरोध नहीं करता, बल्कि संविधान की रक्षा करता है। देश में जब जब किसी संवैधानिक संकट की आहट हुई तो इस फैसले की गूंज संसद की दीवारों से टकराकर अदालतों तक पहुंची। चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता का परीक्षण हो या सीएए और एनआरसी से संबंधित चुनौतियां हों, हर बार यह पूछा गया कि क्या इन निर्णयों से संविधान की मूल संरचना को ठेस पहुंचती है या नहीं। यह सवाल अब भारतीय न्यायिक प्रणाली का स्थायी हिस्सा बन चुका है। वकील और न्यायाधीश जब किसी विधि या संशोधन पर विचार करते हैं तो सबसे पहले यह जानते हैं कि वह संविधान की मूल आत्मा से मेल खाता है या नहीं, जो केशवानंद भारती केस में परिभाषित हुई थी। और अब इस फैसले को आधी सदी से अधिक हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक है। जब देश किसी संवैधानिक संकट की ओर बढ़ता है तो यह फैसला एक मार्गदर्शक की तरह सामने आता है। यह बताता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, वह संविधान की उस आत्मा पर चलता है जो नागरिकों को अधिकार देती है।
सरकार को सीमाएं देती है और न्यायपालिका को वह ताकत देती है कि वह हर कीमत पर संविधान की रक्षा करे। एक साधु की याचिका से उपजा यह फैसला अब भारत के हर नागरिक के जीवन को छूता है, चाहे वह व्यक्ति संविधान पढ़ने वाला छात्र हो, संसद में कानून बनाने वाला सांसद हो या अदालत में न्याय देने वाला जज। यह फैसला इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां तलवार से नहीं, तर्क, विवेक और न्याय से जीती जाती हैं। जब भारत को आजादी मिली थी तब उसका संविधान सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं बल्कि एक सपना था, समानता का, स्वतंत्रता का और न्याय का सपना। संविधान ने देश को एक आकार दिया, उसकी आत्मा को शब्द दिए और नागरिकों को यह विश्वास दिया कि उनकी सुरक्षा सिर्फ कानून की किताब में नहीं बल्कि उस किताब के ऊपर नजर रखने वाली न्यायपालिका में भी है। लेकिन इस विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा 1973 में केशवानंद भारती केस के रूप में सामने आई। यह सिर्फ एक मठ की जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह उस अदृश्य रेखा की खोज थी जो सत्ता को सीमित करती है और जनता को सशक्त बनाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन यह कह दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन वह उसकी मूल संरचना को नहीं छू सकती, तब पहली बार भारत में यह सिद्ध हो गया कि संविधान केवल बहुमत से नहीं चलता, यह मर्यादाओं से चलता है। इस फैसले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने एक ऐसा सिद्धांत गढ़ा जिसे कोई एक व्यक्ति, सरकार या संस्था तय नहीं कर सकती थी। मूल संरचना कोई सूची नहीं थी जिसे पढ़ा जा सके, वह एक संवैधानिक चेतना थी जिसे समझा और महसूस किया जा सकता है। यह न्याय का वह आदर्श था जो कानून की हर पंक्ति के पीछे छिपा होता है और जिसे तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाती। वर्षों बीते, सरकारें आई और गईं, पर यह सिद्धांत हर सत्ता की आंखों में चेतावनी की तरह टिका रहा कि चाहे बहुमत कितना भी हो, संविधान की आत्मा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जब जब संसद ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण करना चाहा, न्यायपालिका ने इसी सिद्धांत का सहारा लेकर देश के मूल स्वरूप की रक्षा की। आम नागरिक के लिए यह फैसला शायद उतना प्रत्यक्ष ना हो जितना किसी कानून या अधिकार का नजरिया, लेकिन इसकी छाया हर उस निर्माण पर पड़ती है जो उसके जीवन को प्रभावित करता है। उसका वोट देने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, अपनी संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता, न्याय पाने की उम्मीद, ये सब चीजें अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इस सिद्धांत के कारण संरक्षित है। कभी कभी जब सत्ता निरंकुश होने लगती है और कानून की आत्मा को ताक पर रख दिया जाता है, तब संविधान का यही मूल ढांचा उसे थामे रखता है। यही कारण है कि यह फैसला केवल कानूनी दुनिया तक सीमित नहीं है, यह भारत की राजनीतिक संस्कृति, संस्थाओं की स्वतंत्रता और समाज की चेतना का हिस्सा बन चुका है। इस फैसले की एक अनूठी बात यह भी है कि इसमें कोई पराजित या विजेता नहीं था। संसद को भी उसकी शक्ति मिली और संविधान को भी उसकी मर्यादा। यह एक ऐसा संतुलन था जिसे भारत जैसे विविधतापूर्ण विशाल लोकतंत्र को टिकाए रखने के लिए आवश्यक था। यह संतुलन अब हर संस्थान के डीएनए का हिस्सा बन चुका है। शायद ये जानकर हैरानी होगी कि स्वामी केशवानंद भारती, जिन्होंने यह याचिका डाली थी, कभी खुद अदालत में बयान देने नहीं आए। वे केवल एक मठ के प्रमुख थे और उनके सामने भारत के संविधान का भविष्य रखा गया। लेकिन उनके उस एक कदम ने भारत के हर नागरिक को एक अमूल्य सुरक्षा दी, यह कि उसकी आजादी अब किसी की मर्जी पर निर्भर नहीं होगी। स्वामी जी ने अपने जीवन में कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने इतिहास रच दिया। वे एक शांत जीवन जीते रहे और 2020 में जब उनका निधन हुआ तो देश में उन्हें उस सम्मान से याद किया गया जिसे शायद उन्होंने कभी चाहा भी नहीं था। लेकिन इतिहास उन्हें कभी भूल नहीं सकेगा, क्योंकि उनके उस एक निर्णय से भारत का संविधान बचा और लोकतंत्र सुरक्षित हुआ। यह फैसला अब कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, अदालतों में उद्धृत किया जाता है और आंदोलनों में उदाहरण के रूप में सामने लाया जाता है। यह केवल कानून का हिस्सा नहीं, यह अब उस भारतीय आत्मा का हिस्सा है जो हर अन्याय के सामने खड़ी होती है और कहती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। भविष्य में जब भारत नई चुनौतियों का सामना करेगा, जैसे तकनीक, डेटा, निगरानी, पहचान, धर्म, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि, तब यह मूल संरचना सिद्धांत हर नई बहस की कसौटी बनेगा। यह जांचता रहेगा कि जो किया जा रहा है वह संविधान की आत्मा के अनुरूप है या नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। यह एक ऐसा विचार है जो कभी मरता नहीं है, बस हर पीढ़ी में नया रूप लेता है। इसलिए जब कभी भी यह पूछा जाए कि भारत का संविधान अब तक कैसे टिका हुआ है, तो इसका उत्तर होगा कि एक संत, एक सवाल और 13 जजों ने तय किया कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, न्याय की भी है।